हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेल ज़फ़र है और आज से हम अपनी बाकायदा बरतानिया के विज़िट वीज़े को कैसे अप्लाई करना है उसकी हम पूरी सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने बरतानिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसको फ़ाइल को सबमिशन कैसे करनी है, उसकी फ़ीस कैसे पेमेंट करनी है और अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। आपको ये सब कुछ कंप्यूटर पे करके प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। वीज़ा अप्लाई करके रियल में अपनी सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। आज हमारा पहला पार्ट है, जो है दस्तावेज़ात की तैयारी, यानी कि आपने बरतानिया विज़िट वीज़े के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करनी है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी आने वाले वीडियोस भी मिलती रहें। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले हम ज़िक्र करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या जो लाज़मी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? उसके बाद हम ज़िक्र करेंगे जो पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करेंगे उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद हम ज़िक्र करेंगे कि सऊदी अरेबिया से डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद हम ज़िक्र करेंगे यूएई से कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि तीनों कंट्रीज़ के टू कंट्री जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है उसको हमने कैसे बनाना है। उसके बाद फिर हम कवर लेटर के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि कवर लेटर कैसे लिखना है और कवर लेटर क्या होता है। कवर लेटर पे एक मुकम्मल वीडियो आपको बाद में आएगी, मगर अभी यहाँ पे हम सिर्फ कवर लेटर के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है? उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या एविडेंस है जो आपने अपने कवर लेटर में लिखेंगे, टाइज़, होम कंट्रीज़ या जॉब्स वगैरह के बारे में, आप उसके एविडेंस डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएँगे, ठीक है? उसके बाद होटल बुकिंग, रियल में आपको होटल बुकिंग करके दिखाऊँगा कि आपने होटल बुकिंग कैसे करनी है। उसके बाद है जो आपका यूके का वीज़ा जब अप्लाई करते हो तो एक उसमें ऑप्शन होता है कि आपसे पूछता है कि आपने जो है कितना एक्सपेंसेस वहाँ पे करने हैं, तो उसका ब्रेकडाउन आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आपने उसका ब्रेकडाउन कैसे बनाना है और उसको कैसे आपने लिखना है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा है कि यूके स्टैंडर्ड वीज़ा। अच्छा, यूके जो स्टैंडर्ड वीज़ा वो 6 माह का इश्यू करता है मल्टी एंट्री में, ठीक है? तो उसके लिए एक पहला क्वेश्चन है कि उसके लिए मिनिमम जो सैलरी है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे इसका ज़िक्र नहीं किया हुआ। मगर वो वीज़ा ऑफ़िसर जब आपको वीज़ा इश्यू करेगा तो वो सैलरी का तो उन्होंने मिनिमम नहीं लिखा हुआ, मगर वो मुख्तलिफ़ फैक्टर से आपको जाँचते हैं कि आप इस काबिल हैं या नहीं, कि आप वापस सफ़र करके आ जाएँगे, ठीक है? अगर जो जॉब वाले बंदे हैं, उनके लिए क्या होता है, कंपनी से या अपनी जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ से एक लेटर लेना होता है जिसमें उसको पोज़ीशन, सैलरी और जो उसकी यानी कि ट्रैवल करने की डेट्स हैं उसके बारे में लिखा हो कि ये जो है इस डेट पे ट्रैवल करो, हमें कोई एतराज़ नहीं, यानी आप इसको एनओसी करनी। जिनके पास बिज़नेस है, वो अपने बिज़नेस की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो इंग्लिश में नहीं है, आप उनकी सर्टिफ़ाइड ट्रांसलेशन करवाकर उसकी कॉपी साथ अटैच करेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारे जनरल डॉक्यूमेंट्स या आप कह लें कि जो लाज़मी डॉक्यूमेंट्स हैं। लाज़मी डॉक्यूमेंट्स में आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। इसका हम एक वीडियो में कंप्लीट तरीका बताऊँगा कि आपने इसको कैसे फिल करना है, ठीक है? और इसको सबमिशन कैसे करनी है। उसके बाद हमारा पासपोर्ट है, ठीक है? 6 महीने वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए जब आप यूके लीव करेंगे तो उसके बाद वो पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए, ठीक है? आप अपनी फ्लाइट और अकोमोडेशन की रिज़र्वेशंस लगाएँगे। आप अपने बैंक स्टेटमेंट लगाएँगे जिसमें आपको अवेलेबल फंड्स की जो है उसमें एविडेंस देंगे कि ये फंड्स अवेलेबल हैं और ईज़ी टू एक्सेस है आपके लिए, ठीक है? बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स या एम्प्लॉयमेंट लेटर्स जो आप के प्रोफ़ाइल के साथ है, वो आप लगाएँगे। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब लेटर, अगर बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाएँगे। अगर आपको किसी ने इन्विटेशन दिया है, तो आप उसका इन्विटेशन लेटर यहाँ पे अटैच करेंगे। अभी हम स्टडी वीज़ा के बारे में बात नहीं करें, स्टडी वीज़ा की मैं आपको एक वीडियो बाद में बनाऊँगा। तो उसमें फिर स्टडी वीज़ा के बारे में हम देखेंगे कि स्टडी वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है या उसके डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें है अब कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं। जैसे पाकिस्तान से अगर कोई अप्लाई करे तो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लगाएगा, बिज़नेस लाइसेंस, टैक्स रिटर्न्स वगैरह लगेंगे। जो लोग सऊदी अरेबिया से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इकामा या जो उसका रेज़िडेंट परमिट है, उसकी ट्रांसलेशन आपने करवाकर उसके साथ लगाना है। अगर कोई सऊदी में बिज़नेस करता है तो उसकी सीआर की कॉपी, ट्रेड लाइसेंस लगेगा और उसके लिए एग्जिट एंट्री वीज़ा भी आपको चाहिए, ख़ुरूज-होदा, ठीक है? जो लोग यूएई से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ख़ुरूज-होदा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मगर वो रेज़िडेंट परमिट लगाएँगे और अपना बिज़नेस करते हैं तो वो ट्रेड लाइसेंस लगाएँगे। एग्जिट एंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो सऊदी अरेबिया से है कि जब आप सऊदी में क्योंकि वापस आते हैं तो आपको उसके लिए परमिशन चाहिए होती है, वीज़ा चाहिए होता है, तो इसलिए वो आपसे एग्जिट एंट्री वीज़ा लेते हैं। शेंजन कंट्रीज़ लेते हैं, कुछ कंट्रीज़ नहीं लेती, एग्जिट एंट्री वीज़ा उनकी रिक्वायरमेंट में नहीं है, मगर यूके हो गया या शेंजन कंट्रीज़ हो गई, इनकी रिक्वायरमेंट में है एग्जिट एंट्री वीज़ा। चलें अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट जो है, उसके ऊपर ही आपका पूरा वीज़ा यूके का डिपेंड करता है। बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम से बनी होनी चाहिए, यानी अगर आप सैलरी वाले हैं,
आपके पास सैलरी है, बिज़नेस है, तो बिज़नेस अपनी सैलरी अपने पर्सनल अकाउंट में शिफ्ट करेंगे और वो वाली स्टेटमेंट लगाएँगे, बिज़नेस वाली नहीं लगाएँगे, ठीक है? क्योंकि यूके में या इधर दूसरी कंट्रीज़ में जो बिज़नेस है वो अलग काउंट करता है, जो आप उसमें सैलरी लेते हो वो अलग काउंट की जाती है, ठीक है? एक तो बैंक स्टेटमेंट आपको चेक करता है कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी वीज़ा ऑफिसर चेक करेगा कि सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी क्या है, ठीक है? अवेलेबल फंड्स वो देखेगा आपके कौन से हैं। फिर वो देखेगा कि आपकी जो ट्रांज़ैक्शंस है उसमें जो इन आउट है, क्या वो रेगुलर है? अगर उसको कोई भी अमाउंट उसमें इर्रेगुलर लगती है तो उसको डाउट होगा, तो उस पे रिजेक्ट कर सकता है। मसलन आपकी सैलरी अगर 10,000 कहने के सऊदी रियाल या दिरहम है। आपके पास 1 महीना 10,000 आ रहा है, फिर 15,000 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर किसी से कैश आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट्स पे वो आपको वीज़ा नहीं देगा, ठीक है? आपकी सैलरी 10,000 बैंक में आए, उसमें से आप खर्च करें, उसमें से फिर आपकी जो सेविंग होगी वो आपकी बैंक स्टेटमेंट कहलाएगी, ठीक है? यूके इस चीज़ पर फोकस करता है, ठीक है? क्योंकि इसी से उसको पता चलेगा कि आपका जो महीने का खर्चा कितना है। मतलब अगर आपकी 10,000 सैलरी आ रही है और आपका जब आपने फॉर्म में लिखा कि जो मेरा मंथली एक्सपेंसेस है वो मेरे 3,000 है, तो वो बैंक में देखता है कि उसको जो आपकी जो अ, मंथ की जो आउट है बैंक में से वो 3,000 है या नहीं है। थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है चल जाता है, मगर आप वहाँ पे हज़ारों में फ़र्क नहीं चलेगा। यानी कि अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक 7,000 शो कर रहा है और आपने लिखा कि मेरे सिर्फ एक्सपेंसेस 3,000 है, तो वो नहीं मानेगा, ठीक है? तो इसलिए जो आपकी स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, वो आपकी प्रोफ़ाइल के साथ और जो आपने उसमें लिखा है इस एप्लीकेशन फॉर्म में, सब मैच करनी चाहिए। अगर आपने वहाँ पे लिखा है आपका 3,000 खर्चा है, तो बैंक स्टेटमेंट में वो 3,000 ही आउट होना चाहिए, ठीक है? कि आपका वो ये 3,000 जो है वो खर्च हुआ है, ठीक है? और बाकी सेविंग में आया। अगर आप यूके का 10 से 15 दिन का विज़िट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मेरी तो तकरीबन आपको 7,000 पाउंड होना चाहिए। हर कंसल्टेंट का डिफरेंट हो सकता है, मगर क्योंकि आपका जो वहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं और ये बाकी मिलाकर आपके पास कुछ उतने ही पैसे सेविंग भी हो कि अगर आपको किसी भी वजह से वहाँ पे रुकना पड़ जाता है, तो आपके पास उतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप वहाँ पे उसको अपना जो स्टे एक्सटेंड कर सकें। ये चीज़ भी वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे नोट करता है कि आपके पास इतने पैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 20,000 की स्टेटमेंट है और आपका टोटल खर्चा 18-19,000 हो रहा है। अगर वहाँ पे आपको 10 दिन और रुकना पड़ जाता है, किसी भी वजह से बीमार हो जाते हैं, तो आपके पास तो वापसी के पैसे नहीं होंगे, तो वीज़ा ऑफिसर आपको कैसे वो वीज़ा ग्रांट कर सकता है कि यार आप के पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है और आप जाएँगे फिर वापस नहीं आएँगे, अगर आपके पास बैकअप प्लान भी नहीं है, तो वीज़ा मिलना के चांस उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल रहते हैं। तो इसलिए आप जितना आपका एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो आपने ब्रेकडाउन दिया है, बनाया है, उससे डबल तकरीबन आप अपने अकाउंट में रखें लाज़मी, यानी कि मिनिमम। अब ऐसा कि हम अगली स्टेप पर चलते हैं। तो जो हमारा अगला स्टेप है वो हमारा है कवर लेटर, ठीक है? अब कवर लेटर जो है ना वो आपका ये होता है कि आप वीज़ा ऑफ़िसर के सामने अपने आप को पेश करते हैं कि आप हैं कौन, ठीक है? वो होता है कवर लेटर जिसके ज़रिए आप अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कई कंट्री जिनमें इंटरव्यू होता है उसमें तो आप वीज़ा ऑफ़िसर के सामने होते हैं, वो आपको से जो है वो क्वेश्चन्स कर लेता है। ठीक है? आप क्योंकि उसके सामने तो आपको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, मगर जिन कंट्रीज़ में आपका इंटरव्यू नहीं होता उसमें आपको एक कवर लेटर ही एक चीज़ होती है जिसमें आप अपनी कहानी सुनाकर उसको वीज़ा ऑफ़िसर बता सकते हैं मैंने करने क्या जाना है, मैंने क्यों जाना है, मैं कौन हूँ, मेरी सैलरी क्या है, मेरी जॉब क्या है, मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, मैं क्या बिज़नेस करता हूँ, क्या नहीं करता। तो ये चीज़ें आपको जो है ब्रीफ़ करने का मौका देती हैं कवर लेटर में, ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं कि कवर लेटर के लिए हमारे की फैक्टर्स क्या होते हैं, जो हम अगर कवर लेटर लिख रहे हैं तो। अच्छा, कवर लेटर लिखने के लिए सबसे पहले तो आप उसको एम्बेसी के नाम पे लिखेंगे, ठीक है? जिस भी आप कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप अपनी यानी कि बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे पर्सनल, फिर अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट ब्रीफ़ करेंगे, आप किस मकसद के लिए जाना चाह रहे हैं। किसी ने आपको इन्विटेशन दिया तो आप उसकी डिटेल बताएँगे उसमें। फिर आप अपने फ़ाइनेंशियल कैपेसिटी बताएँगे कि आपकी जो जॉब या आपकी जो है ये सेविंग इतनी है कि आप जा सकते हैं। फिर आप अगर अवेलेबल फंड्स के बारे में बताएँगे कि मेरे बैंक में इतने पैसा पड़ा हुआ है। मेरा इतना एक्सपेंसेस है और मेरे पास इतने फिर भी बच जाएँगे जब मैं ट्रिप करके वापस आऊँगा। अगर आप जॉब करते हैं, अपनी जॉब के बारे में बताएँगे, बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस के बारे में बताएँगे। जो कुछ भी आप कवर लेटर में बताएँगे, आपको उसके एविडेंस के तौर पर उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच करने हैं, ठीक है? इस तरह होम कंट्री के टाइप्स बताएँगे आप, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, उसके बारे में लगाएँगे। अगर जो पाकिस्तान में नहीं रहते, जो सऊदीया में रहते हैं, तो उनको लोग वो जो लोग हैं अपना पाकिस्तान कंट्री के टाइज़ भी बताएँगे और रेज़िडेंट सऊदी अरेबिया की भी टाइज़ बताएँगे, जहाँ पे उनकी ज़्यादातर जॉब की टाइज़ रहती हैं। अगर वो फैमिली के साथ रह रहे हैं तो अपनी वो बताएँगे, ठीक है? फिर आप अपने ट्रैवल प्लान का ज़िक्र करेंगे डे बाय डे।
कि मैं कहाँ कब कहाँ पे जाऊँगा, कहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैंने किस जगह पे जाना है, किस होटल में स्टे करना है, ठीक है? आप अपनी अकोमोडेशन के बारे में बताएँगे, आप फ्लाइट रिज़र्वेशन के बारे में उसमें लिखेंगे, आपकी पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री जो है आप उसके बारे में लिखेंगे और भी अगर आपके प्रोफ़ाइल के हिसाब से कुछ चीज़ डिफरेंट है तो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें देंगे, ठीक है? जैसे किसी के बैंक स्टेटमेंट में कुछ डिपॉज़िट जो है उसके डिफरेंट आए हैं, मसलन सैलरी उसकी 10,000 है और उसके पास हर महीने जो है 10,000 सैलरी के साथ कुछ ओवरटाइम या वो चीज़ यानी कि ओवरटाइम या कह लें या इंसेंटिव कह लें, कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट आई है, तो किस वजह से आई है उसको उसका सोर्स ऑफ इनकम बताना है। तो वो अपने कवर लेटर में ब्रीफ कर सकता है वीज़ा ऑफिसर को कि ये जो इनकम है, जो इस डेट को डिपॉज़िट हुई है, ये इस वजह से आई थी। आप उसका उसके साथ एविडेंस लगा सकते हैं, ठीक है? बाकी मुकम्मल कवर लेटर के बारे में हम एक पूरी वीडियो मैं बनाऊँगा, उसमें आपको कवर लेटर लिखना और एक सैंपल्स भी बताऊँगा कि आपने उसको कैसे लिखना है, ठीक है? अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप मेरा है होटल बुकिंग के ऊपर, ठीक है? कि आपने होटल बुकिंग कैसे करनी है। जब आप होटल बुकिंग करते हो उसके लिए 2-3 साइट्स हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। मैं booking.com यूज़ करता हूँ। कोशिश करें कि उसमें अगर तो आप पेड बुकिंग नहीं लगा रहे अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, तो फिर कोशिश करें कि जो आपकी होटल बुकिंग है कम से कम फ्री कैंसलेशन में हो, वीज़ा रिजेक्शन की सूरत में और जो पेमेंट है वो प्री पेमेंट हो यानी कि पे एट प्रॉपर्टी के ऑप्शन के साथ हो। उसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आप उसको फ्री कैंसलेशन कर सकते हैं, आपने पहले पेमेंट नहीं दी होगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कैंसल करना भूल जाते हैं, तो जब कैंसल करना आप भूल जाते हैं तो आपने कोई क्रेडिट कार्ड वहाँ पे दिया होता है, तो आपकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कट जाती है, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड वो यूज़ करें कि जिसके अंदर आपके पास पेमेंट या क्रेडिट डेबिट कार्ड हो, जिसमें आप पेमेंट डालें और तब आप यूज़ करें, ठीक है? इसकी कंप्लीट वीडियो आपको इसमें मिल जाएगी और आप अलहदा भी चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब है हमारा एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन, क्योंकि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि आपने यूके में कितना स्पेंड करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक मिसाल दी है कि अगर आप यूके का 10 दिन का टूर प्लान करते हैं तो उसका आपका एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन क्या होगा, ठीक है? क्योंकि आपको ये एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन जो है आपको वीज़ा फॉर्म में लिखना है, ठीक है? और इसी के मुताबिक आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, यानी कि इससे डबल पैसे, ठीक है? मसलन यहाँ पे आपके पास एयर टिकट है, जो 750 की तकरीबन आ सकती है, अप डाउन हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, ये जस्ट एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक है? अच्छा, आपकी जो अकोमोडेशन है वो 150 पाउंड पर नाइट, अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 10 डे का स्टे है तो 1500 बन जाती है। इसी तरह आप वहाँ पे फूड 3 टाइम का फूड लेते हैं तो 60 पाउंड पर डे आप इसको कंसीडर करें, 10 डेज़ का आपका 600 वो बन जाएगा। फिर आप उसकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, आप सबवे या उसका कार्ड लेते हैं, 13 पाउंड का आता है तकरीबन। तो वो जो कार्ड आपका 150 पाउंड का हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह आप टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जाते हैं, वहाँ पे घूमते हैं फिरते हैं, उनकी एंट्री टिकट्स हो सकती है कुछ, तो आप पर डे के हिसाब से आप उसको पाउंड लगा लें। 10 दिन का क्योंकि हो सकता है आप 1-2 दफ़ा साइड पे जाएँ। बाकी मैंने जैसे ज़्यादा भी हो सकता है। आपने जितनी वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन लिखी हुई हैं, उनकी आप टिकट्स देख लेंगे कितना-कितना, मैंने यहाँ पे एक एवरेज लगाया, यानी कि 200 वो जगह आप जाएँगे, वहाँ पे सिम लेंगे, वहाँ पे आप नेट यूज़ करेंगे और इसके अलावा भी कुछ आप कह लें कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस कर लें, तो 200 पाउंड जो है आपके वो एक्सपेंसेस तकरीबन हो जाएँगे, ठीक है? अगर हम इन सबको टोटल एस्टिमेट्स को करें तो हमारा 3,400 पाउंड यानी कि एक एक्सपेंसेस बनता है, ठीक है? आप इसको वीज़ा फॉर्म में कंसीडर कर लें कि आप वहाँ पे जाकर 3500 खर्च करेंगे, ठीक? अब जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वो इससे डबल होनी चाहिए, ठीक है? मसलन आप जा रहे हैं वहाँ पे 3500 आपका एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आपके बैंक में कम से कम 7,000 पाउंड होना चाहिए ताकि अगर आपका वहाँ पे स्टे एक्सटेंड करना पड़ जाए, तो आपके पास बैकअप में पैसे होने चाहिए, ठीक है? तो ये है आपका एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन कि आप अपना एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन कैसे करेंगे। मेरी आज तक वीडियो ये यहीं तक थी। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो, उनसे हमें कमेंट्स कर सकता है। अगर वो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप में आप जो है मैसेज कर सकते हो, उसमें जो सीनियर मेंबर होगा या कोई भी मेंबर आपको जवाब भी देगा और इसमें कोई भी वो आपको जो है एजेंट नहीं है कि वो आपसे चार्ज करेगा या आपको ये कहेगा। आप कुछ क्वेश्चंस करें, आपको फॉर्म फिल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए, फॉर्म हेल्प चाहिए, सब आपको उधर हेल्प मिल जाएगी, ठीक है?
और इसके कोई चार्जेस नहीं है, ना ही कोई आपसे मांगे। जो आपसे मांगेगा उसको आपने ज़रूर ग्रुप में बताना है कि ये एजेंट है और ये हमसे पैसे मांग रहा है, ठीक है। हम अपनी वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।